नमस्कार साथियों। आज हम 1950 से लेकर 1990 तक भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या दिशा थी, कैसे देश में भूमि सुधारों के जरिए इकोनॉमी में एक बदलाव लाने की कोशिश की गई, कृषि क्षेत्र में समानता लाने की बात कही गई, औद्योगिक विकास कैसा था और इस दौरान देश में हरित क्रांति ने देश में क्या क्या बदलाव किए। तो इन सारी चीजों पर आज हम बात करेंगे। साल 1950 से लेकर 1990 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का नेचर कैसा रहा और इस अर्थव्यवस्था में उद्योग, कृषि और समाज में क्या परिवर्तन आए, इस पे बात करेंगे। और इस क्लास का भी जो सोर्स है वो एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है। तो 1950 के आसपास चूंकि देश अभी सिर्फ 3 साल पहले आजाद हुआ था अंग्रेजों की एक लंबी दास्ता के बाद, तो भारतीय समाज में आधुनिकीकरण की शुरुआत हो रही थी। और ये आधुनिकीकरण था क्या, इसको मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। यह आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन जो था, उद्योगों के भी स्तर पर भी था और समाज के भी स्तर पर था। तो उद्योगों के स्तर पर क्या था कि अगर हम आधुनिकीकरण की बात करेंगे तो नई तकनीकियां लाएंगे। तो नई तकनीकियां क्या होंगी, मान लीजिए कोई कोई किसान भाई है, तो पहले पुराने बीजों का इस्तेमाल करते रहे होंगे। और अब चूंकि देश आजाद हो गया और सरकार उन्हें सपोर्ट कर रही है, किसानों को आइडेंटिफाई कर रही है और जो जरूरतमंद किसान है उनको जरूरत की चीजें मुहैया करा रही है, तो पुराने बीज के बजाय वो नए बीजों का इस्तेमाल करेंगे। इसी प्रकार अगर कोई कारखाना पुरानी मशीन का इस्तेमाल करता है जिसकी क्षमता कम है, लेकिन अब हमारी अपनी सरकार है, हम आजाद हैं, मतलब 1950 की बात मैं कर रहा हूं, तो अब नई मशीनें आएंगी। नई मशीनों से उत्पादन क्षमता बढ़ेगा। और ये जो उत्पादन की क्षमता बढ़ने की बात है, ये कहलाएगी आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन। तो जो 5 साल के जो प्लान बनाए गए थे, पंचवर्षीय योजना है, उनमें अगर मॉडर्नाइजेशन की अगर हम बात करें, तो ये जो मॉडर्नाइजेशन है वो कुछ इस प्रकार का है। पहले पुरानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी, उसके बाद आजादी के बाद कारखानों में नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई, ये मॉडर्नाइजेशन हुआ, ये आधुनिकीकरण हुआ। जो किसान थे वो बुलक कार्ट्स में खेती करते थे, बैलों को लेकर अपना खेत जोतते थे। लेकिन अब क्या हुआ, सरकार मदद कर रही है तो ट्रैक्टर से खेती होने लगी। अगर अकाउंटिंग की बात करें तो ऑफिसेज में, कार्यालयों में लोग पहले कॉपी में या हाथ से पेंसिल या पेन से अकाउंटिंग करते थे। लेकिन अब क्या होगी, अकाउंटिंग मशीनों से की जाने लगी, टाइपराइटर आ गए। तो ये सब उस समय 1950s की बात कर रहा हूँ, उस समय कंप्यूटर नहीं आए थे, उसमें टाइपराइटर थे। तो ये सब क्या है, आधुनिकीकरण के नए चेहरे थे 1950 के आसपास। आधुनिकीकरण का मतलब सिर्फ विकास का आधुनिकीकरण नहीं होता है। आ, आधुनिकीकरण में समान अधिकार भी शामिल होते हैं। मतलब आपके विचार भी आधुनिक होने चाहिए। सिर्फ तकनीकी का उपयोग करना, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही आधुनिकीकरण नहीं है, बल्कि समाज की सोच में बदलाव भी आधुनिकीकरण की पहचान मानी जाती रही है, शुरू से मानी जाती रही है। और ये अवधारणा कहता है कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार होने चाहिए। जो पारंपरिक समाज होता है उसमें क्या होता है, महिलाओं के अधिकार सीमित होते हैं। महिलाओं को घर में बाहर जाने के लिए ढेर सारे प्रतिबंध लगे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे समाज आधुनिक होता है, लोगों की सोच दृष्टिकोण बदलते हैं, आर्थिक विकास होता है, उसके साथ सामाजिक विकास होता है। तो वहां पर महिलाओं को भी समान अधिकार दिए जाने की बात की जाती थी। और 1950 में यहीं पर समान अधिकारों की शुरुआत भी हो गई, जो कि आधुनिकीकरण का हिस्सा था। ये जो आधुनिक समाज था 1950 का, वहां पर महिलाओं की प्रतिभा का उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्यस्थलों में की जाने लगी, जैसे बैंकों में, कारखानों में, स्कूलों में। वहां पे महिलाएं काम करें और पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलें।
अब देखिए, जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है, यहाँ हमने इस चित्र के जरिए दिखाया है कि पहले मान लीजिए, थोड़ा सा मैं थोड़े से आधुनिक समाज की बात कर रहा हूँ, 95 के बाद की बात कर रहा हूँ, कि पहले टाइपराइटर मान लीजिए इस्तेमाल होता था, तो जो नए समाज में कंप्यूटर इस्तेमाल होने लगा। पुराने समाज में अगर हम सोच में के आधुनिकीकरण की बात करें, तो पुरानी समाज में क्या होता था, बाल विवाह प्रचलित था। अगर बाल विवाह हुआ नहीं, तो अगर लड़की 18 साल की होगी तो उसकी शादी की चिंता होने लगती थी माँ बाप को। लेकिन यहां पर क्या हुआ, महिलाओं को काम करने की इजाजत होती है आधुनिक समाज में, और विवाह की उम्र भी बढ़ते जाते हैं। तो ये सब मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोशल आउटलुक, यानी कि आपका जो सामाजिक दृष्टिकोण है उसके आधुनिकीकरण के चेहरे हैं। तो आधुनिकीकरण का मतलब सिर्फ न्यू टेक्नोलॉजी नहीं होता ही है, बल्कि चेंज इन सोशल आउटलुक भी होता है। समाज के दृष्टिकोण में बदलाव भी आधुनिकीकरण का महत्वपूर्ण हिस्सा था। तो ये तो 1950 में आधुनिकीकरण की बात हो गई। आधुनिकीकरण में नई मशीनें आ गई, लोगों की सोच बदलने लगी, और अब क्या हुआ, हम कई चीजों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर थे। तो अब कहा गया कि हम क्यों दूसरे देशों पर निर्भर हो रहे हैं, अब तो हमारी अपनी सरकार है, हम आजाद हैं, हमें बनना चाहिए आत्मनिर्भर, और हमें आत्मनिर्भरता के प्रयास करने चाहिए। जिन जिन गुणों की बात कर रहा हूँ कॉपी में पॉइंट करते जाइए, यही आपको पॉइंटर्स में, जो मुख्य परीक्षाओं में आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, उनको पॉइंट पॉइंट में लिखना है। तो पहले आधुनिकीकरण की मैंने बात किया। आधुनिकीकरण में मैंने तकनीकी के आधुनिकीकरण और सामाजिक दृष्टिकोण के आधुनिकीकरण की बात किया। अब मैं अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भरता की बात कर रहा हूं, जो 1950 में लोगों की सोच और सरकार की नीतियों में आनी शुरू हो गई। तो 1950 से 90 के बीच के भारत में आत्मनिर्भरता की शुरुआत हो रही थी। असल में एक राष्ट्र अपने स्वयं के संसाधनों का उपयोग अगर करता है, बजाय इसके कि वो दूसरे देशों से चीजों को आयात करे, खरीदे, तो फिर उसके विकास की संभावनाएं कई गुना बढ़ने लगती हैं। क्योंकि पहले तो आपको दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब आप आत्मनिर्भर होते हैं। सरल भाषा में कहें तो आप खुद अपने पैरों पर खड़े होने में सक्षम हो रहे हैं। तो ये चीजें जब सक्षम होने की बात जब शुरू हुई, तो शुरू की जो 7 पंचवर्षीय योजनाएं थी, उनका पूरा फोकस आत्मनिर्भरता था। यानी कि अब हम उन वस्तुओं का आयात नहीं करेंगे, उन वस्तुओं को इंपोर्ट नहीं करेंगे जो हम खुद घर में बना सकते हैं, जो हम अपने देश में बना सकते हैं, जिनका निर्माण, जिनका विनिर्माण हम अपने देश में कर सकते हैं। और यही थी सरकार की आर्थिक नीति आत्मनिर्भरता को लेकर। इन पंचवर्षीय योजनाओं में माना गया कि हम सबसे पहले इसकी शुरुआत भोजन से करें, खाने से शुरू करें, और हमें कई खाद्यान्नों के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था, विदेशों से खरीद करनी पड़ती थी। तो सरकार ने कहा और जनता ने कहा कि पहले इसकी शुरुआत आप भोजन से करिए, खाद्यान्न से शुरू करिए, और जो खाद्यान्न हम अपने देश में ही ठीक से उपज कर सकते हैं, उत्पादन बढ़ा सकते हैं, वो हम अपने ही देश में करें। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात थी वस्तुओं के आयात के संदर्भ में, जो ये थी कि भारत के संविधान में संप्रभुता की बात कही गई है, सॉवरेंटी की बात कही गई है। और आप सभी को पता है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया था। जब आप दूसरे देशों पर खाद्य आपूर्ति के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए और पैसे के लिए निर्भर रहते हैं, तो फिर आपकी संप्रभुता कॉम्प्रोमाइज होती है। क्यों कॉम्प्रोमाइज होती है? मान लीजिए पहले तो मैं अपने पैरों पे खड़ा हूं, अपने खाने के लिए, अपने जीवन शैली के लिए और अपने विकास के लिए मैं खुद ही सब कुछ करने में सक्षम हूं। तो मेरे जो भी निर्णय होंगे वो सब क्या होंगे? जो मेरा मन करेगा, जो मेरे हित में होगा, जो मेरे परिवार यानी कि देश के हित में होगा, मैं वो काम करूंगा। लेकिन जब मैं किसी दूसरे पर निर्भर होने जाऊंगा, दूसरे से आयात करूंगा या दूसरे के सामने झोली फैलाऊंगा, तो हमें उसके कुछ बातों का पालन करना पड़ेगा। यानी कि हमारी संप्रभुता क्या होगी? कॉम्प्रोमाइज होगी। हमारी संप्रभुता कहीं ना कहीं उसको चोट पहुंचेगा।
तो यह भी एक बड़ी वजह थी आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम बढ़ाने का। इसका मतलब ये हुआ कि जो सामान आप भारत में बना सकते हैं उनका निर्यात, उनका आयात बिल्कुल मत करिए, और स्थानीय अर्थव्यवस्था यानी कि स्वदेशी अर्थव्यवस्था पर जोर दीजिए, उनको प्रोत्साहन दीजिए। इससे न केवल आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी, बल्कि आपके अपने देश में ढेर सारी नौकरियां सृजित होंगी, व्यापार के नए अवसर बनेंगे, जो आपकी देश की जीडीपी को बढ़ाएगी और अर्थव्यवस्था के विकास को चौमुखी करेगी, सभी दिशाओं में सुनिश्चित करेगी। तो आत्मनिर्भरता के कितने फायदे हैं आप समझ सकते हैं। क्या फायदे हैं? एक तो उस वस्तु की जरूरत जो है आप बाहर बना हुआ खुद घर में बना रहे हैं। दूसरा, आपकी जो संप्रभुता है वो, या आत्मसम्मान जिसको कह सकते हैं सरल शब्दों में, संप्रभुता एक बहुत ही तकनीकी वर्ड है। आप सभी ने इंडियन पॉलिटी में पढ़ा होगा। आपकी संप्रभुता कमजोर नहीं होगी, आपके निर्णय आपके अपने हाथों में होंगे। तीसरी बात, आपकी लोकल इकोनॉमी, आपकी जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है वो समृद्ध होगी, आपके देश में नौकरियां ज्यादा होंगी, और आपके यहाँ व्यापार का दायरा और विस्तार दोनों बढ़ेगा। तो ये आत्मनिर्भरता का कितना महत्व है आप देखिए। तो ये जो मैंने 4 पॉइंट्स बताए ये सब लिखिएगा अपनी कॉपी में। आत्मनिर्भरता भारत में अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता से क्या आशय है, ये देश के आर्थिक विकास को कैसे सुनिश्चित करता है। तो ये छोटा सा 100 शब्द का एक क्वेश्चन आ सकता है। आप इसको अपनी कॉपी में लिखिए और लिख के दिखाइए मुझे। और जो बच्चे मुझसे ऑनलाइन जुड़े हैं वो मुझे मेल कर सकते हैं pratapdhiren78@gmail.com पे। मैं उनकी कॉपी देखूंगा और उन्हें फीडबैक दूंगा कि कैसे वो अपनी प्रिपरेशन को एक सही दिशा में ले जा सकते हैं। अब हम आधुनिकीकरण की बात कर लिए, आत्मनिर्भरता की बात कर लिए। तो आप सभी को पता है कि जैसे जैसे हम विकास करते हैं तो हमारी सोच भी विकास की दिशा में जाती है। और 1947 के पहले आप सभी को पता है कि देश में बहुत ज्यादा सामाजिक असमानताएं थी। जाति प्रथा इस देश में बहुत रही है, कास्ट सिस्टम आज भी है, आप सभी देखते हैं, हम सभी को पता है। जातिगत असमानताएं, धार्मिक असमानताएं, और यही नहीं, जो आर्थिक असमानताएं हैं वो भी लोगों के बीच खाई पैदा करती है। लेकिन जब एक आजाद मुल्क में, एक आजाद देश में सारी चीजें हो रही थी, आधुनिकीकरण हो रहा था, आत्मनिर्भर देश बन रहा था, तो फिर अर्थव्यवस्था में समानता की बात की जा रही थी। ये समानता क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा, इसके पॉइंट्स को। अर्थव्यवस्था में समानता का क्या मतलब है कि आप अपने जीवन में सुधार और जीवन स्तर में बदलाव के लिए काम करेंगे, और जो लोग गरीबी की हालत में हैं उनको गरीबी से बाहर निकालने के लिए आपका एक सामाजिक दायित्व होगा, सरकार का एक दायित्व होगा, और गरीबी से उनको बाहर निकालेगा और एक समता मूलक समाज के निर्माण की दिशा में काम करेगा। क्योंकि एक आजाद देश में एक तरफ अमीर और दूसरी तरफ गरीब लोग बने रहे, ये खाई बनी रहे, आर्थिक खाई, तो वो क्या है, वो समान समान देश, समानता की बात नहीं है, वो इक्वालिटी की बात नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज यहाँ पर गरीबी उन्मूलन की बात की जा रही है। और कहा जा रहा है कि समृद्धि का जो लाभ है आजाद देश में 1950 से ही ये बातें शुरू हो गई, कि जो लाभ है वो गरीब तबके तक पहुंचे। अगर हम एक स्तर बनाए तो ट्रिकल डाउन थियरी इसको बोलते हैं, टपकने का सिद्धांत, कि विकास की जो लाभ है, विकास का जो फल है, विकास का जो फ्रूट है, वो ऊपर से जाए और तुरंत ये सब तक होते हुए जो निचले स्तर के लोग हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं, जो भोजन, जिनको बहुत सारी दिक्कतें हैं अपने जीवन को आगे ले जाने में, उन तक विकास के लाभ पहुंचे। और भारत में विकास, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के साथ समानता, ये 4 बातें हैं। मैं इसको अंडरलाइन कर दूं ताकि आप इसको, इसके महत्व को भी समझें। आप विकास जब कर रहे हैं तो आधुनिकीकरण हो रहा है, और फिर हमारा देश आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रहा है। ये तीन बातें ही पर्याप्त नहीं है। आप एक लोकतांत्रिक देश में हैं, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, तो आपके देश में समानता भी होनी चाहिए। मतलब ये जो जो फ्रूट्स हैं विकास के, वो सबको समान रूप से पहुंचने चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आप पॉइंटर्स में अपनी कॉपी में जरूर लिखते रहेंगे।
परीक्षाओं के समय एक और वर्ड आता है, इक्विटी की बात आती है। इक्वालिटी और इक्विटी में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? आप देखिए, इस चित्र के जरिए मैंने बताना चाहा है। इक्वालिटी जो है, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, दोनों समान है। लेकिन जो इक्विटी है, इक्विटी कहता है कि सोशल जस्टिस की बात करता है। इक्वालिटी एक आर्थिक शब्द है, इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी है। और जो इक्विटी है वो क्या है? सोशल जस्टिस की बात करता है और कहता है कि समाज में जितने भी लोग हैं, अर्थव्यवस्था में, उन सब के पास विकास की जो चीजें हैं और जो भी अधिकार हैं, जो भी लोकतांत्रिक मूल्य हैं, वो सभी तक समान रूप से पहुंचे, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो। तो ये इक्वेलिटी और इक्विटी में थोड़ा सा अंतर है। अब ये आधुनिकीकरण के बाद अब हम थोड़ा सा एग्रीकल्चर सेक्टर पे आते हैं। 1950 में जो आर्थिक अर्थव्यवस्था जो थी, अर्थव्यवस्था की जो संरचना थी, उसमें कृषि क्षेत्र की क्या हालत थी। तो फर्स्ट चैप्टर में, एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि ब्रिटिशर्स जब हमारे यहाँ रूल कर रहे थे तो कृषि क्षेत्र में न कोई विकास था और न ही समानता थी। और जमींदारों के शोषण की वजह से किसान हमारे देश में कराह रहे थे। और इस देश में 1947 में बंगाल में कितना बड़ा अकाल आया था, जिसमें लाखों लोगों की भूख से मौत हो चुकी थी। तो जब देश आजाद हुआ तो नीति निर्धारक जो थे वो चाहते थे कि ये जो असमानता है, ये जो कमियां हैं, उनको दूर किया जाए और कृषि क्षेत्र में कुछ ऐसा किया जाए जिससे लोगों की जो भोजन संबंधी दिक्कतें वो पूरी हों। और इसके लिए भूमि सुधारों की बात कही गई और उच्च उपज वाली किस्म वाली बीज, यानी कि हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, HYV, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, इनको बढ़ावा देने की बात की गई ताकि हमारे समाज में कृषि क्षेत्र में क्रांति की शुरुआत हो। जब देश आजाद हुआ था तो उसमें जमींदार जागीरदार जैसे जो बिचौलिए थे, वो कृषि क्षेत्र में सुधार की दिशा में काम किए बिना ही किसानों से लगान वसूल करते थे। और इस देश में लैंड टेन्योर सिस्टम प्रचलित था। आपको सभी को पता है कि बिना कृषि क्षेत्र में सुधार किए बिना जबरदस्ती किसानों से लगान वसूल करते थे। और उत्पादकता बड़ी कमजोर थी, बहुत ही कम थी। कम उत्पादकता की वजह से भारत को अमेरिका से खाद्यान्न आयात करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो इसके लिए फिर सरकार ने क्या किया? सरकार ने कहा कि अब हम ऐसा करते हैं कि कुछ ऐसी चीजें लाते हैं जिससे कृषि क्षेत्र में सुधार हो। और फिर भूमि सुधार और फार्मर इंपावरमेंट की बात कही गई, लैंड रिफॉर्म्स एंड फार्मर इंपावरमेंट। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं कि आजादी के बाद 1950 के दशक में भारत में कैसे भूमि सुधारों की शुरुआत की गई और इसने किसानों के सशक्तिकरण में कैसे योगदान दिया। एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लीजिए कि आजादी के बाद भारत में भूमि सुधारों के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कीजिए और इसने किसानों के सशक्तिकरण में कैसे योगदान किया। ये भी 150 शब्द में आपको लिख के दिखाना है। तो भूमि सुधारों का मतलब क्या हुआ? भूमि सुधारों का सबसे बड़ा मतलब यह है कि भूमि के स्वामित्व में बदलाव किया जाए। मतलब जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन है, जिसके पास हजारों एकड़ जमीन है, सैकड़ों एकड़ जमीन है, और कुछ लोगों के पास तो मामूली 1 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ जमीन है, कितनी बड़ी असमानता है। इस असमानता को कम किया जाए। और जो बिचौलिए हैं, जो जमींदार हैं, बड़े जमींदार हैं, जो आज भी आजादी के बाद लोगों का शोषण करते हैं, खासतौर पर किसानों का शोषण करते हैं, क्योंकि उस समय लगभग 80% आबादी कृषि क्षेत्र में निर्भर थी। तो कहा गया कि इन बिचौलियों के हस्तक्षेप को कम किया जाए और देश में आजादी के जो फायदे हैं वो एटलीस्ट किसानों तक और कृषि क्षेत्र में लोगों तक पहुंचाए जाए। तो भूमि सुधारों की बात की गई और सरकार का मानना था कि जो भूमि का स्वामित्व अगर किसानों को दिया जाएगा तो उनको वो निवेश के लिए प्रोत्साहित करेगा।
और इसके लिए सरकार जो है उनको पूंजी प्रदान करेगी। मान लीजिए आप किसी, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी जमींदार के यहाँ खेती करता है काश्तकार के रूप में, किसान के रूप में, तो जमींदार तो उनका शोषण करेगा और इस शोषण के जरिए उसके विकास की संभावनाएं कम हो जाएंगी। लेकिन जब वही भूमि का स्वामित्व उसी किसान भाई को जब मिल जाएगा तो फिर क्या होगा, उस जमीन का मालिक वो खुद होगा, और उस जमीन का जब वो मालिक होगा तो फिर वो नई नई चीजें शुरू कर सकता है, अपने अपने पसंद का खाद्यान्न उपजा सकता कर सकता है। और अब चूंकि देश आजाद हो चुका है, मैं 1950 की बात कर रहा हूं, 1950 से 1980 की बात ही चल रही है, 1950 से 1980 के बीच की बात चल रही है। सरकार अब पूंजी देने की बात कर रही है। सरकार कह रही है कि वो जो किसान भाई जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनको हम पूंजी प्रदान करेंगे। तो चाहिए क्या किसान को? पूंजी चाहिए, अपनी जमीन चाहिए, खुल के खेती करेगा और अपने विकास को अब एक नई दिशा देगा। तो ये भूमि सुधारों ने किसानों के सशक्तिकरण में बड़ा योगदान दिया। और भूमि सुधार का सबसे मूल्यों के उन्मूलन से इक्विटी का लक्ष्य लेकिन पूरी तरह से प्रभावित पूरा नहीं हुआ। अब इसमें चुनौतियां भी हैं। तो मैंने पहले लैंड रिफॉर्म्स की बात की। लैंड रिफॉर्म्स यानी कि भूमि सुधारों की जरूरत क्या थी कृषि क्षेत्र में। तो लैंड रिफॉर्म तो सरकार ने कर दिया, लेकिन इससे सिर्फ जरूरत पूरी नहीं हुई। क्यों जरूरत पूरी नहीं हुई? क्योंकि बिचौलियों के इन्मूलन से इक्विटी का लक्ष्य पूरी तरह प्रभाव नहीं पूरा हुआ। कुछ क्षेत्रों में पूर्व जमींदारों ने जो नीतियां थी उन खामियों का इस्तेमाल किया, जो नीतियां थी उन खामियों का इस्तेमाल किया, और नीतियों में कुछ कमियां थी। आज भी हमारे देश में सरकारी नीतियों में कमियां रहती हैं। उस समय तो देश नया नया आजाद हुआ था, कुछ साल हुए थे, कुछ दशक हुए थे आजादी के। तो उन जो नीतियों में खामियां थी उनका इन लोगों ने फायदा उठाया, लूफोल्स का, और फायदा उठाकर जमीन के बड़े हिस्से पर चोरी छिपे स्वामित्व जारी रखा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार जो का जो लक्ष्य था लैंड रिफॉर्म्स का, वो ठीक से पूरा नहीं हो पा रहा है। ऐसे कई मामले थे जहां काश्तकारों को बेदखल कर दिया गया और इन जमींदारों ने भूमि के स्वामित्व का दावा पेश करते हुए सरकार को झूठे प्रमाणों के जरिए कहा कि हम ही वास्तविक किसान हैं, और जो बेचारे खेती करते थे उन जमीनों को उनको बाहर कर दिया। और इसके अलावा जो छोटे गरीब खेतिहर मजदूर थे, एक तो किसान थे और दूसरे थे मजदूर, उनको भी इस भूमि सुधारों से फायदा नहीं हुआ। उन मजदूरों को कौन आइडेंटिफाई करेगा? वो तो बहुत ही कमजोर हैं, आर्थिक स्थिति से, सामाजिक स्थिति से कमजोर वर्ग के लोग हैं। तो ये भूमि सुधारों में चुनौतियां रही कि भूमि सुधारों से एक बड़े वर्ग को फायदा ही नहीं हुआ। फायदा हुआ पर सबको फायदा नहीं हुआ, क्योंकि डेमोक्रेसी तो सबकी बात करता है, समावेशी विकास की बात करता है। जो लैंड सीलिंग कानून था उसको भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, ये दूसरी चुनौती है। तो पहले मैंने बताया कि भूमि सुधार की जरूरत क्यों थी, फायदा क्या हुआ, और फिर चुनौतियां क्या थी। तो पहली चुनौतियां कि जमींदारों ने जो नीतियां थी उसकी लूपहोल्स का फायदा उठाया और छोटे किसानों को बेदखल कर दिया। इसके अलावा दूसरा क्या नुकसान था, दूसरी क्या चुनौती थी? जमींदार चूंकि बड़े संसाधन संपन्न थे, उनके पास ज्यादा पैसे थे, उनके पास ज्यादा रिसोर्सेस थे, तो उन्होंने सरकार के कानून को अदालत में चुनौती देना शुरू कर दिया। तो चुनौती देने से कोई दिक्कत नहीं हुई, दिक्कत ये हुई कि भारत में न्यायिक प्रणाली जो है धीमी रही है, इसकी रफ्तार धीमी रही है। आज भी न्यायपालिका भी स्वीकार करती है कि धीमी न्यायिक प्रक्रिया से दिक्कतें आती हैं। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड कहा जाता है। उस समय तो और भी देरी होती थी, और ये जो समय में देरी हुई ना, इसका फायदा इन्होंने उठाया और उस जमीन का नाम उठा के अपने रिलेटिव्स के नाम दर्ज करा दिया। मान लीजिए किसी जमींदार के पास 1,000 एकड़ जमीन है, तो उन्होंने 200-200 एकड़, 100-100 एकड़, 50-50 एकड़ ऐसे करके अपने सारे रिश्तेदारों के नाम में बांट दिया। तो फिर क्या, वो कानून से बच गए। तो ऐसे बहुत बड़ी ज्यादा संख्या में जमींदार थे जो इस तरह, और इस तरह कानून में भी बहुत सारी खामियां थी जिनका फायदा जमींदारों ने अपनी जमीन को बनाने में के लिए उठाया। इसके अलावा और क्या चुनौती थी? जो भूमि सुधार था केरल और वेस्ट बंगाल में सफल रहा, क्योंकि यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट जो थी, जो छोटे किसान थे, जो काश्तकार थे,
उनके लिए जो नियम उन्होंने बनाया था, उस नियम का नाम है पॉलिसी ऑफ लैंड टू द टिलर्स। पॉलिसी ऑफ लैंड टू द टिलर, जो खेती करेगा उसी के पास जमीन होगी, इन्होंने ये कह दिया। केरल और पश्चिम बंगाल, ये उदाहरण याद रखिएगा, और इस उदाहरण का जिक्र आपको इन अपनी कॉपी में करना है। और इस तरह जिस तरह केरल और पश्चिम बंगाल में था, उस तरह कमिटमेंट का जो स्तर था बाकी राज्यों में नहीं था। और उस समय की बात क्यों करें, आज भी भूमि जोत में भारी असमानताएं जारी हैं। तो अभी तो भूमि सुधारों की हमने बात किया कि कृषि क्षेत्र में समानता लाने के लिए, और कुल मिलाकर उससे समाज में समानता आएगी, क्योंकि देश की बहुत बड़ी आबादी कृषि क्षेत्र पर निर्भर थी। तो सरकार ने भूमि सुधार किए और विभिन्न प्रकार के कानून लेके आए। उन कानूनों से क्या फायदा हुआ देश की एक बड़ी आबादी को, कृषकों को, ये आपने देखा। और उसमें क्या चुनौतियां थी, ये आपने देखा। तो कृषि क्षेत्र की बात हो गई। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की। 1950 से 90 की बात हो रही है। 1950 से 90 तक वो सारे प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा हो रही है जिसने हमारी अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी। औद्योगिक विकास की बात हो रही है। तो मैं आपको एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये दे दूं कि 1990 के बाद फिर 1991 से हमारे देश में नई चुनौतियां आ गई थी, आर्थिक चुनौतियां। और देश में आर्थिक नीतियां फिर बहुत तेजी से बदली थी। तो यहां मैंने हेडिंग डाला 1991 से पहले, इसलिए हेडिंग डाला है। आपकी परीक्षा में ज्यादातर क्वेश्चन यही करके आता है। 1991 से पहले अर्थव्यवस्था की संरचना, सेवा क्षेत्रों में संरचना, कृषि क्षेत्र में क्या चीजें थी। तो ये इसलिए मैंने 1991 वाला वर्ड डाला है, ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो जब देश आजाद हुआ था तो भारत में जो आर्थिक नीतियां थी वो ब्रिटिशर्स के अनुभव से प्रभावित थी, क्योंकि लगभग 200 साल, एक बहुत लंबी कई पीढ़ियों तक वो उन्होंने हमें दास्ता की बेड़ियों में जकड़ा था। और सिर्फ हमें नहीं, हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारी समाज को, हमारे विचारों को, सबको जकड़ रखा था इन लोगों ने। तो उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू, वो चाहते थे कि भारत में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों के जरिए विकास के परिणाम आए और दोनों क्षेत्र पैरेलली ग्रो करें। और इसके बाद 1948 की औद्योगिक नीति की बात कही गई सरकार की तरफ से, और इस नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रस्ताव रखा गया। और फिर आया बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान आजादी के पहले ही बन चुका था, जिसमें प्रभावशाली उद्योगपति शामिल थे। और उन्होंने कहा था कि देश में स्वदेशी उद्योगों की रक्षा के लिए राज्य भी हस्तक्षेप करे, मतलब राज्य मतलब सरकार, सरकार सपोर्ट करे, और कुछ नियम कानून लगाए जाएं। ऐसे नियम कानून जिसके जरिए देश में उद्योगों के विकास को एक नई दिशा मिले। कौन से 8 बुद्धिजीवी बॉम्बे प्लान में शामिल थे, उनके नाम जरा याद रखिए। JRD टाटा, घनश्याम दास बिड़ला, कस्तूर भाई लाल भाई, सर पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और सर श्री राम, ये 5 लोग थे। और 3 जो लोग थे वो टाटा घराने से संबंधित थे। ये कौन थे? सर अरदेसी दलाल, AD श्रॉफ और डॉक्टर जॉन मथाई। कुल ये 8 लोग बॉम्बे प्लान में शामिल थे। और इन लोगों ने भी देश में औद्योगिक विकास की नीतियों में एक प्रमुख भूमिका निभाई। उसके बाद हम बात करते हैं योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना और उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के जरिए कैसे देश में औद्योगिक विकास को एक दिशा दी गई। तो ये जो मैंने स्क्रीन पर लिखा है आपके सामने, ये सब आपको अपनी कॉपी में पॉइंटर्स के रूप में लिखना है जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपकी परीक्षा में। तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे वही सब कुछ लिखा है जो योजना आयोग की जो स्थापना 1950 में हुई थी, उसका उद्देश्य यही था कि जो भी योजनाएं हैं, जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, उनकी जो श्रृंखला है उसकी देख रेख की जाए। पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 1995 तक चलाई गई थी, उसका उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए
कृषि और सिंचाई पर फोकस करना था, क्योंकि भारत खाद्यान्न आयात पर निर्भर था। और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी 1956 से 1960 तक, उसका उद्देश्य था कि भारत की जो दीर्घकालिक विकास की अनिवार्यताएं हैं उनको बेहतर ढंग से पूरा किया जाए और आर्थिक आधुनिकीकरण की नींव रखी जाए। तो आर्थिक आधुनिकीकरण, आप इसको अंडरलाइन करिए और एक क्वेश्चन लिखिए कि भारत में आर्थिक आधुनिकीकरण की शुरुआत आजादी के बाद किस परिप्रेक्ष्य में की गई, इसको स्पष्ट करें। तो उसमें आप दूसरी पंचवर्षीय योजना का जिक्र जरूर करेंगे इस प्रश्न का उत्तर लिखते समय। पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसका उद्देश्य था कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, ये मैंने अभी आपको बताया। फिर उसके बाद 1950 से 1991 तक सरकार ने कई उद्योगों और कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। ठीक है, तो राष्ट्रीयकरण से क्या फायदा हुआ? जब सरकार के दायरे में चीजें आ जाती हैं तो दो फायदे होते हैं कि जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं सर्वाइवल के लिए, जिनको दिक्कतें हो रही हैं, उनको सरकार की तरफ से मदद मिलेगी। और दूसरा, जो लोग कानून या रूल ऑफ लॉ का पालन नहीं कर रहे हैं उनको उस दिशा में लेके आया जाए कि वो कानून का पालन करें। तो इससे दोनों फायदे होते हैं। वायु निगम अधिनियम 1953, नोट करिए कॉपी में। इस अधिनियम के जरिए संसद ने 9 एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण कर दिया। 9 एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसका मतलब जो हवाई यातायात है, एयर ट्रैफिक है, उसको मदद मिली सरकार की तरफ से। और इस राष्ट्रीयकरण के बाद उनको इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया इंटरनेशनल में उनको तब्दील कर दिया गया। जो भी 9 एयरलाइंस थे उनको इन 2 एयरलाइंस में तब्दील कर दिया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट करिएगा। और ये अधिनियम राजनीतिक रूप से काफी सफल रहा। जब सफल रहा तो सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र, जीवन बीमा, सामान्य बीमा और माइनिंग, खनन उद्योग, इन सब में राष्ट्रीयकरण के लिए बात की। राष्ट्रीयकरण का फायदा यही कि जहां पर विकास कम हो रहा है वहां पर सरकार मदद करेगी, और जहां पर रूल ऑफ लॉ का पालन नहीं हो रहा है वहां पर सरकार हस्तक्षेप करेगी। तो राष्ट्रीयकरण एक तरह से देश के आर्थिक विकास, देश के चौमुखी आर्थिक विकास में मदद करने का एक बड़ा पॉलिसी रिफॉर्म्स माना जा सकता है, एक नीतिगत सुधार माना जा सकता है। और फिर उसके बाद 1969 में, मतलब 1950 की बात हमने यहां पे शुरू किया था, 19 साल बाद 1969 में सरकार ने क्या किया? 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। और जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया तो पूरे देश में अर्थव्यवस्था को एक बड़ी दिशा मिली। और मैंने राष्ट्रीयकरण के फायदे भी आपको बताए हैं। जब बैंकिंग क्षेत्र में राष्ट्रीयकरण होगा तो आप सोचिए कि देश की इकोनॉमी को कहां ले जाएगी, किस दिशा में ले जाएगी। ये जो औद्योगिक विकास था उस पर नीतियों का क्या प्रभाव पड़ा? जो पहली 7 योजनाएं थी, पंचवर्षीय योजनाएं, उनमें जो औद्योगिक क्षेत्र का विकास था वो बड़ा प्रभावशाली रहा। और ये इतना ज्यादा प्रभावशाली रहा कि आप सोचिए कि जो जीडीपी, जो हमें इंडस्ट्री का योगदान है, लगभग 24.5% हो गया इन 7 पंचवर्ष शुरू की 7 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद। मैं 1991 की बात कर रहा हूं, उसमें 7वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। और सकल घरेलू उत्पाद में उद्योगों की जो हिस्सेदारी थी उनकी वृद्धि अगर होती है, जिसका मतलब आपका देश विकास कर रहा है, आपका देश तरक्की कर रहा है। और इस दौरान जो इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट थी वो ग्रोथ रेट 6% सालाना थी। ठीक है, जीडीपी में इसका परसेंटेज 24.5% था और ग्रोथ रेट इंडस्ट्री की कितनी थी? 6.5%। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट करिएगा। और जब देश हमारा गुलाम था अंग्रेजों का, उस समय उनका फोकस क्या था? सूती वस्त्र और जूट था, ताकि भारत के जो कच्चे माल है वहां तक पहुंचे उनके यहां, और उनकी अर्थव्यवस्था को रॉ मटेरियल मिले, और हमारे उनका उनके लिए हम बाजार बने। लेकिन अब जब देश आजाद हुआ तो हमने कहा इसकी जरूरत ही क्या है, हम इसके ऊपर कम काम करें। और अब हमने इसको क्या कर दिया? डाइवर्सिफाई कर दिया, विविध बना दिया हमने औद्योगिक क्षेत्र को। इसमें जितनी भी जरूरत की चीजें थी हमारे देश की जनता की, हमारी अर्थव्यवस्था की,
हम सारे उद्योगों पर फोकस करने लगे। और फिर हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की बात की गई। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बहुत क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं, तो उसका जो आधार है वो यहीं से आप समझिए कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की मजबूती देने का की शुरुआत कब हुई, उससे फायदा क्या हुआ कि जो छोटे उद्यमी थे उनके व्यवसाय में आने से क्या हो गया, बड़ी संख्या में रोजगार आने लगे। और ये जो छोटे उद्यमी क्यों थे, क्योंकि उनके पास कम पैसा था बड़े उद्यमियों की तुलना में। तो इन्होंने न केवल रोजगार को मजबूत किया बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी आगे ले जाने में मदद किया। और उसके बाद 1990 के दशक तक आते आते, लेट 80s की बात कर रहा हूं, भारतीय सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्र की जो कंपनियां थी उनको सपोर्ट किया। और अगर सपोर्ट नहीं करते तो क्या क्या नुकसान होता? नुकसान ये होता कि जो विदेशी जो कंपनियां हैं, जिनके पास टेक्नोलॉजी है, जिनके पास ज्यादा पूंजी है, वो उस मार्केट में आप सरवाइव नहीं कर पाते, भारतीय कंपनियां सरवाइव नहीं कर पाती। तो 80s में सरकार ने विदेशी प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा प्रदान किया इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों को और ऑटोमोबाइल कंपनियों को। तो उससे क्या हुआ, स्वदेशी उद्योगों को विकास मिला। अगर सरकार सपोर्ट नहीं करती तो ये कंपनियां विकसित नहीं हो पाती। और यही है समाजवादी उद्देश्य, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो समाजवादी जो उद्देश्य है ना, सोशलिस्ट अप्रोच, वो यही है कि सरकार दखल देगी और जो लोग कमजोर हैं, जो समाज की मुख्य धारा में कमजोर हैं और जो उद्यमी कमजोर हैं, उनको सरकार मदद करेगी। तो यही तो समाजवाद की बात थी। अब आपने कृषि क्षेत्र की बात कर लिया, कृषि क्षेत्र में भूमि सुधार हो गए, आपके देश में उद्योगों का विकास हो गया। फिर क्या हो गया, अब हम विकास के दूसरे चरण में पहुंच गए। अब देश में विकास की नई चीजों की बात की जाने लगी। और फिर आया ग्रीन रिवॉल्यूशन इस देश में। फिर देश में क्या हुआ है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। तो हरित क्रांति की जरूरत क्यों पड़ी, आइए उसको देखते हैं। देश में जो कृषि का जो एरिया था, उस वहां पे सिर्फ 10% में ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी। और जो प्रमुख उर्वरक वाले कंपोनेंट्स है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, एनपीके, उनका इस्तेमाल जो था 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से भी कम था। अगर उर्वरकों का इस्तेमाल कम होगा तो उत्पादन क्षमता तो वैसे ही कम हो जाएगी। और फिर सिंचाई आपके पास नहीं है, तो दोनों समस्या है, आपके पास सिंचाई नहीं है, उर्वरकों का सपोर्ट नहीं है आपके पास, तो उत्पादन कैसे बढ़ेगा? और इसीलिए गेहूं और धान की जो औसत पैदावार थी सिर्फ 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। बहुत ही कम है, उस समय के हिसाब से बहुत ही कम, बहुत ही मामूली। ये तो पहला कारण था कि हरित क्रांति की क्यों जरूरत पड़ी। दूसरा क्या कारण था, पहली जो दो पंचवर्षीय योजनाएं थी उसमें सिंचित क्षेत्र के विस्तार की बात की गई थी और उर्वरकों के उत्पादन की बात की गई थी। लेकिन इसके बाद भारत में अनाज संकट बना रहा, इसके बाद भी अनाज संकट बना रहा और कोई इसका अस्थायी समाधान नहीं निकाला जा रहा था, नहीं निकल पा रहा था। फिर तीसरा क्या कारण था जिसकी वजह से ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया, वो था 1960 का दशक। उस समय देश में फिर अकाल की स्थिति बन रही थी। और आप सोचिए कि एक बार हमने 1947 का अकाल देखा था और अंग्रेजों के समय तो हमने कितने अकाल देखे थे, लगभग 10 भीषण अकाल देखे थे। देश को आजाद हुए अभी कितने साल हुए थे, 17-18 साल हुए थे। और 17-18 साल में अभी वो पीढ़ियां मौजूद थी इस देश में। उन्होंने कहा अरे फिर अकाल आएगा, वो जो चुनौतियां थी उन लोगों ने देखा था। तो सरकार ने नई नई चीजों पर, नई नीतियों पर जोर दिया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए रिसर्च किए जा रहे थे और इस क्षेत्र में बहुत कई वैज्ञानिक काम कर रहे थे। और इन वैज्ञानिकों से हमने मदद लिया और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग। बोरलॉग ने हमारे देश में गेहूं की हाइब्रिड प्रजाति का जो विकसित स्वरूप था उसको भारत में लाने में मदद की। तो प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग का बड़ा महत्व है। हमारे देश में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया
लेकिन भारत में जो सबसे बड़े नेता थे, जो सबसे बड़े वैज्ञानिक थे इस दिशा में, जो बड़े लीडर थे और साइंटिस्ट थे, वो थे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। और इन्हीं को कहा जाता है भारत में फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को ही भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आया है छोटी छोटी परीक्षाओं में। तो फिर ग्रीन रिवोल्यूशन कैसे लाया गया भारत में, ध्यान दीजिएगा। एक प्रोग्राम चलाया गया आईएडीपी। इस प्रोग्राम का नाम था इंटेंसिव, इस प्रोग्राम का क्या नाम था? इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, आईएडीपी। कॉपी में नोट करिए। इसे हिंदी में कहते हैं गहन या सघन कृषि जिला कार्यक्रम। और इसी कार्यक्रम के तहत देश में 7 राज्य को सेलेक्ट किया गया और उन 7 राज्यों में से 7 जिलों को सेलेक्ट किया गया। वहां पर हाई यील्ड वेराइटीज जो बीज हैं, बड़ी उत्पादकता वाले जो बीज हैं, वहां पर यहाँ इन राज्यों में और इन जिलों में उनको आरोपित किया गया, इनको इनका इस्तेमाल किया गया। किसान भाइयों में इसके इस्तेमाल को बहुत प्रोत्साहन दिया गया और ये प्रयोग बहुत सफल रहा। और ये जब ये प्रयोग सफल हो गया इन 7 राज्यों के 7 जिलों में आईएडीपी के तहत, तो आईएडीपी क्या है आप समझ लीजिए। आईएडीपी के जो है गहन कृषि जिला कार्यक्रम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जिसके तहत कृषि क्षेत्र में हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स को 1960 से 63 के दौरान देश के 7 राज्यों के 7 जिलों में प्रयोग किया गया। और इसके बाद, इसकी सफलता के बाद 1967 में भारत में हरित क्रांति को औपचारिक तौर पे अपनाया गया। लेकिन जो हाई यील्ड वेराइटी सीड्स थी, या इनके साथ एक जो सबसे बड़ी जरूरत थी, इनको बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, इनको फर्टिलाइजर चाहिए होता है और कीटनाशक की जरूरत पड़ती है। एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 2-3 साल पहले ही यूपीएससी में आया है कि हाई यील्डिंग वेराइटीज में सबसे ज्यादा किसी की जरूरत पड़ती है। तो उसमें वाटर जो कंपोनेंट था वो था, पानी की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है एच वाई बी सीड्स में। और सरकार ने इन बीजों के इस्तेमाल करने के लिए सिंचाई परियोजनाओं को और बढ़ाया और एक्सटेंड किया। और चूंकि बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती थी इन बीजों के लिए, तो सरकार ने वहीं से उर्वरकों को बहुत ज्यादा सब्सिडी देना प्रारंभ किया गया। तो हाई यील्ड वेराइटी जो सीड्स थी वो किन किन अनाजों पर, किन किन अनाजों के लिए इस्तेमाल हुई? गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का। ठीक है, इन 5 फसलों का नाम याद रखिएगा। इन 5 फसलों से संबंधित ही HYV सीड्स का इस्तेमाल किया गया। और ये सीड्स जो हैं भारत में हरित क्रांति को आगे ले जाने में बड़ी महत्वपूर्ण साबित हुई। हरित क्रांति के आर्थिक प्रभाव क्या हुए, आइए उसको देखते हैं। हरित क्रांति ने देश में खाद्यान्न उत्पादन में क्रांति ला दी और भारत क्या हो गया? अनाज उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। यही हम चाहते थे कि हम आत्मनिर्भर हो जाएं। और 1968 में रिकॉर्ड गेहूं का उत्पादन हुआ, 170 लाख टन। और ये गेहूं का उत्पादन लगातार बढ़ता गया। और जब उत्पादन बढ़ा तो कुछ किसानों के पास, कुछ छोटे किसानों के पास ज्यादा उत्पादन हो गया, तो सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित कर दिया। बहुत क्वेश्चन आया आपके यहाँ एग्जाम में कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का क्या औचित्य है। तो यहीं से शुरुआत हुआ, ग्रीन रिवोल्यूशन से ही, 1967 से ही चीजों की शुरुआत हो गई। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की शुरुआत क्यों शुरुआत हुई आप समझ रहे हैं कि कुछ छोटे किसान जिनके पास ज्यादा गेहूं का उत्पादन हो गया, तो फिर वो क्या करें? तो उनको बेचने का एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया गया। और इसी समय अन्य सब्सिडी सेवाओं की भी शुरुआत की गई ताकि किसानों को जो है विकास की महत्वपूर्ण चीजें मिल सके। लेकिन यहां पर एक और बहुत बड़ी दिक्कत आई, जो दिक्कत मैंने अभी लैंड रिफॉर्म्स में कहा था, ऐसी कुछ ऐसी ही दिक्कत यहां ग्रीन रिवोल्यूशन में भी आई। क्या दिक्कत आई? छोटे किसान को कम लाभ हुआ और बड़े किसानों को ज्यादा लाभ हुआ। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो न्यू नई टेक्नोलॉजी आई थी उसकी लागत ज्यादा थी। और छोटे किसान, किसानों के पास संसाधन कम थे, पैसा कम था, तो इसलिए वो
उनका इस्तेमाल नहीं कर पाए। अब देखिए इन चीजों ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को कैसे बदला, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी देश का जो जीडीपी होता है उसमें कई विभिन्न सेक्टर मिलकर उसके जीडीपी को बनाते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, और ये सब मिलके उस जीडीपी की, उस अर्थव्यवस्था की संरचना को तय करते हैं, बनाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ देशों में कृषि क्षेत्र का योगदान ज्यादा होता है जीडीपी में, और कुछ देशों में सेवा क्षेत्रों का योगदान ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ देशों में कृषि क्षेत्र का योगदान ज्यादा हुआ जीडीपी में, और कुछ देशों में कृषि का कम, सेवा क्षेत्रों का ज्यादा हुआ? और अपने देश में तो पहले कृषि का योगदान बहुत ज्यादा था जीडीपी में, फिर धीरे धीरे कम होता गया। ये किसी भी अर्थव्यवस्था की तरक्की का, ग्रोथ का सूचक है। और अभी कुछ दिनों पहले रघुराम राजन, जो भारत के भूतपूर्व आरबीआई गवर्नर थे, उन्होंने कहा है कि अब भारत में ग्रीन रिवोल्यूशन की तरह सर्विस सेक्टर रिवोल्यूशन की जरूरत है। कितना महत्वपूर्ण बात है। इस पर भी देखिए कहीं ना कहीं क्वेश्चन आएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इस देश में सर्विस सेक्टर में क्या चीजें की जानी चाहिए ताकि देश को एक नई दिशा मिले और समाज के हर एक तबके को सर्विस से जोड़े। तो एक क्वेश्चन तो आया हुआ था इसी साल कि क्या बाजार अर्थव्यवस्था में समावेशी विकास संभव है। तो उसको मैंने बताया था, डिटेल में बताया था, आप उस वीडियो को देखिएगा। तो उस सर्विस सेक्टर में जो असमानताएं हैं, है तो उसका योगदान बहुत ज्यादा, लेकिन समाज का एक बहुत कम तबका ही उसमें इन्वॉल्व हो पाता है रोजगार के लिए। तो वो समावेशी विकास को नहीं पूरा करता है। उस पर क्वेश्चन बहुत बनते हैं, और उसका आधार यहीं से है कि अर्थव्यवस्था में जो संरचनात्मक परिवर्तन है वो कैसे आते हैं। तो अर्थव्यवस्था में अगर हम देखें तो तीन सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर और सर्विस सेक्टर। जो शुरू के अर्थव्यवस्था के जब चेहरे होते हैं तो एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर का योगदान ज्यादा होता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था तरक्की करने लगती है, एग्रीकल्चर कम होते आता है, इंडस्ट्री थोड़ा सा कम होता है, और सर्विस सेक्टर बढ़ता जाता है। तो ये अर्थव्यवस्था का जो स्ट्रक्चरल कंपोजिशन है, जो संरचनात्मक जो चेहरा है, उसको बदलता है। तो यहां पे मैंने अभी सर्विस सेक्टर की बात की, तो सर्विस सेक्टर है क्या, थोड़ा सा उसकी बात कर लेते हैं। प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, उसमें एग्रीकल्चर है, डेयरी उद्योग है, फिशिंग माने कि मत्स्य पालन, फॉरेस्ट्री, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। सेकेंडरी सेक्टर्स में आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आती हैं, और टर्सियरी सेक्टर में सर्विस सेक्टर्स आते हैं। तो ये अर्थव्यवस्था के तीन सेक्टर होते हैं, और इनको हम कहते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सियरी सेक्टर। और यही आपके जीडीपी की संरचना को बनाते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर के क्या उदाहरण है? जो रॉ मटेरियल्स का एक्सट्रैक्शन है, जो कच्चे माल पर आधारित जो उद्योग है, वो सब रॉ प्राइमरी सेक्टर्स में आएगा। फार्मिंग, फिशिंग। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आएगा? मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, कंस्ट्रक्शन। टर्शियरी में क्या आएगा? जितना भी सर्विस सेक्टर है वो सब आएगा, रिटेल, फाइनेंस, कम्युनिकेशन, हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट, आईटी, ये सब सर्विस सेक्टर यानी कि टर्शियरी सेक्टर के उदाहरण है। एक और सेक्टर है जिसे क्वार्टरनरी सेक्टर कहते हैं, ये मैंने लास्ट में लिखा है। नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में नई नए क्षेत्र उभर रहे हैं। ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, अब अर्थव्यवस्था ज्ञान आधारित हो गई है। जिसके पास ज्ञान होगा वही इकोनॉमी में रूल करेगा। तो एजुकेशन सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसमें आप बायोटेक्नोलॉजी की बात कर सकते हैं, ये सब क्वार्टरनरी सेक्टर की उदाहरण है। और पूरी दुनिया में अब क्वार्टरनरी सेक्टर भी अब उभर रहा है। तो मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे कोई देश विकसित होता है तो उसकी इकोनॉमी में संरचनात्मक परिवर्तन आते हैं। और ये जो संरचनात्मक परिवर्तन है भारत में भी हुआ। और भारत में आपकी एनसीईआरटी की किताब लिखती लिखती है कि भारत में ये संरचनात्मक परिवर्तन बहुत ही अलग तरीके से हुआ। क्योंकि जब विकास होता है तो कृषि क्षेत्र, किसी का हिस्सा जीडीपी में घटता है, उद्योग प्रमुख हो जाता है, और फिर सेवा सेक्टर उभरता है। लेकिन भारत में तो उल्टा रहा। कृषि क्षेत्र का विकास जरूर घटा, लेकिन जो निर्भर रहने वाली आबादी थी वो उस अनुपात में नहीं घटी। उसका जो गिरने का रफ्तार था वो बहुत ही कम रहा। मतलब आबादी का अभी भी बहुत बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर पर निर्भर रहा, और आज भी है। तो ये एक हमारे देश में जीडीपी की संरचना का एक प्रमुख चुनौती रही है।
1991 की अवधि में सेवा क्षेत्र की बढ़ती हिस्सेदारी शुरू हो गई थी, क्योंकि देश में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुए थे। तो आर्थिक उदारीकरण की बात मैं अगले क्लास में करूंगा। 1947 से 1990 तक हमारे जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट था हमारी इकोनॉमी का, वो क्या था, इसको जरा देखिए ध्यान से, और इनके परसेंटेज को आप नोट कर लीजिए। क्या परसेंटेज है? 1947 में एग्रीकल्चर था 59%, और 1990 में ये था 34.9%। ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 13% था हमारे जीडीपी में आजादी के समय, लेकिन 1990 में ये हो गया 24.6%। ये सारे डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस की परीक्षाओं में लिखने के लिए, और प्रीलिम्स में जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। सर्विस सेक्टर का योगदान लगभग 1990 में ये लगभग हो गया 40.5%। तो ये प्रमुख नंबर्स हैं। तो आइए कंक्लूजन की बात करते हैं कि 1950 से 1990 तक जो नीतियां बनाई गई कृषि क्षेत्र में, लैंड रिफॉर्म्स में, औद्योगिक क्षेत्र में, हरित क्रांति के जरिए, उसका निष्कर्ष जरा आइए जरा हम देखते हैं। तो निष्कर्ष ये है कि जब देश आजाद हुआ था तो भारत को एक ऐसी आर्थिक प्रणाली की जरूरत थी जो समाजवाद की बात करे और पूंजीवाद की भी बात करे, और इन दोनों की जो सब बड़ी अच्छी विशेषताएं हैं उन दोनों को साथ लेकर अपने देश के नागरिकों का संपूर्ण विकास सुनिश्चित करे। और ये था आपके देश में अर्थव्यवस्था का मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल, और इसी के जरिए पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की गई। इसके तहत लैंड रिफॉर्म्स और हरित क्रांति भी हमारे देश में आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण रफ्तार दिया इन लोगों ने। और हरित क्रांति के बाद भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया, और इससे विकास में नई धारा भी शुरू हुई। तो कृषि पर जो निर्भर लोग हैं, कृषि का जीडीपी में योगदान तो कम हुआ, लेकिन कृषि पर निर्भर लोगों के अनुपात में गिरावट नहीं आई। हमारे उद्योग कहीं अधिक विविध विविध हो गए। हरित क्रांति में भारत ज्यादा आत्मनिर्भर बना, और इस देश में जो घृणित जमींदारी व्यवस्था था उसका उन्मूलन भी हो गया। लेकिन कई इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि इस दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के कई उद्यम जो थे वो कंप्लेसेंट हो गए, वो उनमें कार्य संस्कृति की कमी आने लगी, वो उस रफ्तार से, उस क्षमता से काम नहीं किए, और उनकी क्षमता में कमी की वजह से देश में जो विदेशी प्रतिस्पर्धा का जो सिर्फ हमारी जो तुलना थी वो कम होने लगी। और इन जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम थे उनमें गुणवत्ता में सुधार में भी कुछ ऐसे चेहरे नहीं दिख रहे थे। तो ये था निष्कर्ष। आइए कुछ मॉडल क्वेश्चंस पे बात करते हैं। एक क्वेश्चन है, देखिए कॉपी देखिए, नोट करिए, और इसका आंसर मेरे चैट बॉक्स में लिख के फटाफट दीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए जो कि 1948 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन से संबंधित है। पहला, इसने एक उद्यमी और प्राधिकरण दोनों के रूप में औद्योगिक विकास में राज्य की भूमिका को चित्रित किया। दूसरा, 8 उद्योगों को की इंडस्ट्रीज या बेसिक इंडस्ट्रीज के रूप में स्वीकार किया गया। तो इन दोनों में से बताइए, दोनों कथन सही हैं? एक कथन सही है, कौन सा सही है, जल्दी बताइए। अब देखिए इसका उत्तर होगा ए, क्योंकि 8 उद्योग नहीं बल्कि 6 उद्योगों को की इंडस्ट्रीज माना गया था। ये 6 उद्योग कौन है? कोल यानी कि कोयला, आयरन स्टील, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, शिप का निर्माण, जहाज का निर्माण, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेलीफोन, टेलीग्राफ एंड वायरलेस एपरेटस। ये एक ही इंडस्ट्री की बात की जा रही है, जो इतना लंबा नाम है ना, एक ही इंडस्ट्री है। और मिनरल ऑयल, तो सिर्फ 6 इंडस्ट्री को ही की इंडस्ट्रीज माना गया था। तो इसका उत्तर हुआ आपका ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश इज द सेकेंड लार्जेस्ट अपैरल एक्सपोर्टर आफ्टर चाइना। भारत के लिए चाइना के बाद बांग्लादेश, पूरी दुनिया में चाइना के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा अपैरल एक्सपोर्टर है, कपड़ा निर्यातक है।
और इसका दूसरा कथन है, इंडिया एक्सेप्ट्स ऑल बांग्लादेश प्रोडक्ट्स ड्यूटी फ्री एक्सेप्ट अल्कोहल एंड टेक्सटाइल्स। भारत में जो बांग्लादेश से जितने उत्पाद आते हैं उस किसी पर शुल्क नहीं लगता है, सिर्फ दो चीजों को छोड़कर, अल्कोहल और टेक्सटाइल। जल्दी उसका उत्तर बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर जो है बी। इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। तो सही इसमें दूसरा सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है कि बांग्लादेश भारत का एक मित्र राष्ट्र है और बांग्लादेश से जितने भी सामान आते हैं सब में ड्यूटी नहीं लगती है, सिर्फ अल्कोहल और टोबैको को छोड़कर टेक्सटाइल से जो भी सामान आता है उसमें ड्यूटी ही नहीं लगती, ड्यूटी फ्री। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।